उसके लिए आपको शुरू से ही एक ताकुब करना होगा उस जगह का कि मुझे आज के 5 साल के बाद अगर आईएएस करना है या केएस करना है, आज से मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा, उसका ताकुब करना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो इन सब स्टेजेस पर आपके साथ अलग अलग बात होगी और एक स्पेसिफिक। नाजरीन, इस करियर काउंसलिंग के सेशन में आपका खैर मुकद्दम। करियर और करियर काउंसलिंग दो बज़वर्ड्स बन चुके हैं, और चाहे हम एजुकेशन एक एलिमेंट्री लेवल पर लें, मिडिल लेवल पर लें, हायर सेकेंडरी लेवल पर लें, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर लें, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर लें, करियर का होना और एक करियर को परस्यू करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और जो अब आने वाला वक्त है उसमें इस ज़रूरत की क्या पर्सपेक्टिव्स होंगे, इस सेशन में हम उस पर बात करेंगे। तो मैं तारिक अहमद चालकू आपसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ, जिससे एक अंदाज़ा होगा कि इस नए वर्ड की और इस नए जो पर्सपेक्टिव की हमें समझने की क्या ज़रूरत है और आने वाले वक्त में ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो एरिस्टोटल एक फिलोसफर रहे हैं, बहुत ही खूब फरमाया है कि all who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth। तो एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि ये सिर्फ एक इंसान की जिंदगी को नहीं बदलता है, एक कौम की जिंदगी को नहीं बदलता है, लेकिन ये एक सिविलाइजेशन को एक शक्ल और सूरत देता है। और जिस सिविलाइजेशन का हिस्सा हम हैं, उससे पहले भी काफ़ी सिविलाइजेशन गुजरी हैं, और आज भी हम उनके एजुकेशन सिस्टम की, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं कि वो किस तरह से इस सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस को देखते थे, आज भी हम उनकी बात करते हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एजुकेशन को आज के ज़माने में एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और ये कहना बहुत ही खूब होगा कि एजुकेशन ज़ाहिर तौर से है तो नॉलेज परस्यू करना, हमें इस कायनात की जो वर्किंग है उसमें तख्लीक और उसकी तामीर, उस पर गौर करना, उसकी फिक्र करना। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक सिंपल अर्थमेटिक के लिहाज से देखें, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन इसी तरह से एक यूथ की ज़िंदगी में एक तरह से चेंज लाता है। जिस तरह से आप समझते हैं कि हमें एक मकान कैसे डिज़ाइन करना है, हमें एक अपनी बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन करनी है, हम उसमें क्यों कीमत कहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे और उस कीमत का क्या हमें कोई फ़ायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो शायद प्रॉफिट का वर्ड यहाँ पर कई बार एक बिफिटिंग वर्ड नहीं है, लेकिन मैं कुछ देर के लिए ये मान के चलूँगा कि जो एजुकेशन है इट नीड्स टू बी व्यूड एज अ लॉन्ग टर्म सोशल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स सोसाइटी का चलना, सोसाइटी की प्रोग्रेस, उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट, इक्विटी एंड जस्टिस। तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव को लें, जो हमारी जिंदगी है वो इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, कोई गरीब नहीं रहना चाहता। हम चाहते हैं कि इस समाज में हमारे जो ये पैसा है, जो प्रॉफिटियरिंग है, वो सबके साथ साथ बराबर रहे। उसके साथ हम कल्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसमें हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हेरिटेज है, लैंग्वेजेस हैं, उनकी डेवलपमेंट। हम इक्विटी और जस्टिस चाहते हैं। तो इन सब का एक डायरेक्ट ताल्लुक एजुकेशन के साथ है। इसके साथ ही एक एजुकेशन सिस्टम जो है इट हैज टू एड्रेस इटसेल्फ टू ग्लोबल चैलेंजेस बाय चैनलाइजिंग टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज। तो आमतौर से मैं इसको डिलीनिएट नहीं करता कि रिसर्च की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या एक्सटेंशन एक्टिविटीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नो, एक करियर इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, और जो करियर टर्म है उस करियर टर्म को आप देखेंगे कि किस तरह से इन चीजों को, जिनको हम टीचिंग, रिसर्च और एजुकेशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज एक सेटअप में, क्यूरिकुलर सेटअप में लाते हैं, किस तरह से इनके साथ एक करियर, एक बिल्कुल ही जिसको आप कह सकते हैं कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस बात पर कई बार एक आपस में तनकीद करते हैं कि हमें एक जॉब के लिए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए नॉलेज को परस्यू करने के लिए। मैं उससे अलग नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसके साथ साथ जिस तरह से हम एक मकान की तख्लीक, एक मकान का डिजाइन बनाते हैं, इस तरह से हर तालिब इल्म को, हर कैंडिडेट को, या इवन आफ्टर यू परस्यू एजुकेशन, उस लेवल के बाद जब आपको एक जॉब भी मिले, एक करियर डेवलपमेंट मॉडल,
एक कैरियर डेवलपमेंट डिजाइन आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपके साथ बात कर रहा था एक प्रोसेस की, जिस प्रोसेस को हम यूथ बल्ज कहते हैं। तो यूथ बल्ज का आइडिया क्या है कि अगर हम एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, यहां की तरफ आप देखें कि यू हैव केप्ट वन कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट, यहां की तरफ आप देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है और यहां आपने एज रखा 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स। तो आप देखेंगे कि जैसे आप एज के कोऑर्डिनेट पर चलते हैं, उस एक्सिस पर जब आप 25 इयर्स या 30 इयर्स के पास आते हैं, जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम एक ऐसी पीक ले जाती है। दिस पीक इज कॉल्ड एज यूथ बल्ज। अब ये यूथ बल्ज हमारी क्रिएटेड कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कोई पोल्यूशन की तरह एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकें। यूथ बल्ज एक एवोल्यूशनरी फेज है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी ग्राफ है, उस ग्राफ में एक टाइम आ गया जिस टाइम में जो दुनिया की आधी पॉपुलेशन है वो 25 साल के नीचे नीचे की है इस वक्त। So half the world's population is under 25 years of age. And in this, जो ये population है under 25 years of age, इसका 80% जो हिस्सा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहता है। We belong to a developing country, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इस ग्रुप को या इस कॉन्टिनेंट के पार्ट को अगर आप लेते हैं तो 80% of this age below 25 years is living in this part of the world. What they are waiting for? They are waiting for 30,000 posts per year which are created because of the retirement of the people. जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, वो प्राइवेट सेक्टर जरा कमजोर है। हमारे पास बैंक्स को छोड़ के और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की अंडरटेकिंग्स को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए करने के लिए कोई ज्यादा नहीं। और इसमें जो हमारे हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर होकर निकलते हैं उनका नंबर 30,000 है। दैट मीन्स इस 30,000 जॉब्स को भरने के लिए हमारे सामने 6 लाख लोग खड़े हैं। क्या मेरी ये फिगर सही है, गलत है? मैं आपको एक एविडेंस भी दूंगा कि मेरी फिगर्स बिल्कुल सही है। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि मैं आपको एक सब्सटेंशियल बिलीफ आप में लाना चाहूंगा कि किस तरह से ये फिगर बिल्कुल मैच करती है ऑन द ग्राउंड जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के उनके साथ। इसी के साथ जो 2012 और 22 के बीच में जिसके हम बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, जो वर्ल्ड ओवर या जो बाकी यहां पर हमारे पास जॉब मार्केट की डिमांड है, वो डिमांड ये है कि हर साल कॉलेजेस से बाकी इंस्टीट्यूशन से जो लोग जॉब मार्केट में आते हैं, कुछ उनमें से जॉब्स हासिल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका नंबर तकरीबन 40 लाख के आसपास है। अब जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारे पास क्या है उसकी बात भी हम करेंगे। और ये स्टोरी सिर्फ कश्मीर में ही एंड नहीं होती या जम्मू और कश्मीर में ही एंड नहीं होती, वर्ल्ड ओवर आप देखें इस स्लाइड में तकरीबन ऐसी ही ट्रेंड्स हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि भाई यहां से हम लोगों को पुश आउट करें और उनको कहीं जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, गल्फ कंट्रीज में जाओ, वहां जॉब्स हासिल करो, शायद वहां का सिनेरियो भी कोई बहुत ही सुनहरा नहीं। अब इसमें जो हमारे पास एक सबसे बहुत बड़ी चीज है जो हमारे यूथ को पीछे खींच रही है, वो ये है कि हम कई बार कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए, कई ऐसी जॉब्स के लिए, कई ऐसे करियर्स के लिए अपने आप को बिफिटिंग नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने यहां पर एक अच्छी जगह नहीं बनाई है। कुछ साल पहले की बात है कि एक यूथ ने यहां से आईएएस किया, टॉपर बने, और उसके बाद साहब देखे कि एक गेटवे खुल गया, हर साल 15-20 आईएएस यहां से निकल रहे हैं। उससे पहले क्या था? उससे पहले शायद लोगों का माइंडसेट ये था कि ये जो एक्टिविटी है ये हमारे यूथ के लिए नहीं है, ये तो कोई मुंबई से, चेन्नई से, बिहार से कोई आएगा उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो जो कंप्लेसेंसी में हम बैठे थे कि भाई हमारे लिए कुछ और रखा है, यहां पर पढ़ाई करके उस्ताद बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे और अपने घर में एक जॉब करते रहेंगे। काइंडली कम आउट ऑफ दोस शैकल्स नाउ। उन चीजों को आप पीछे छोड़ दें क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और मैं आपसे ये कहूं कि हम एक वॉल्केनो पर बैठे हैं और ये वॉल्केनो जिस दिन फट गया हम कोई कहीं दिखाई नहीं देंगे और उस वक्त इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होगा। बेहतर यह है कि वक्त से पहले हम अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार करें और याद रखें कि सबसे पहली जो हमारी चीज है अपने माइंडसेट को बदलने की बात करें। इस स्लाइड में आप एक जानवर का पैर देख रहे हैं जो प्रोमिनेंटली आपको दिख रहा है, एक जंजीर के साथ बंधा है। मैं एक हाथी के बच्चे की बात करता हूं। यह हाथी का बच्चा जब जंगल से पकड़ के लाया जाता है, इसको एक छोटी सी तार या जंजीर के साथ बांधा जाता है। इसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती जिस ताकत को इस्तेमाल करके इस तार को तोड़ देता और आजाद हो जाता, लेकिन ये बार बार एक कोशिश जरूर करता है और इस कोशिश के साथ साथ
जैसे इसको एक यकीन बन जाता है कि ये तार टूटने वाली नहीं है, इसका छूटना मुमकिन नहीं है, तो इसी तार के साथ बंधे बंधे जब वो 6 साल 10 साल 15 साल बंधा रहता है, उसके बाद इसके जिस्म में इतनी ताकत आती है कि इस तार को क्या, एक बिल्डिंग को, एक पेड़ को ये उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन अब ये कभी इस तरह का तजुर्बा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बिलीफ सिस्टम में, इसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी होती है कि ये तार टूटने वाली नहीं है। हम कई ऐसे ख्यालात की वजह से, हम कई ऐसे जो प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू गुजरे हैं, उसके काफी वजूहात हैं, और हमारे माइंड में बैठ चुका है कि भाई ये हमारे लिए नहीं। माइंडसेट का एक ही इलाज है, आपको खुद इसको रिड्रेस करके एक नई सोच पहननी होगी। इसके लिए कोई बाजार में दवाई नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा इलाज नहीं है जो आप जाएं और एक गोली खाएं और ये ठीक हो जाए। नहीं, आपको खुद इस चीज को बदलना होगा। और ये जो विक्टिमाइजेशन है, इस विक्टिमाइजेशन के वजूहात में हम नहीं जाएंगे। एडवर्सिटीज जो आप कई तरह से फील करते हैं, भाई मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है, मेरे पास बिजली नहीं है, मुझे अच्छा वक्त नहीं मिलता इंस्टीट्यूशन में जाने का, काफी सारे वजूहात हो सकते हैं, मगर उन सब का कोई भी चीज जो मैं बताऊं, उन सब को आपको पीछे छोड़ के अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा और अपने माइंड को डीकंडीशन करना होगा, ये सोच के कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूं और मैं कर सकता हूं जो भी मैं चाहूं। ये मेरी उस थ्योरी का एक अजाला है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये एक आर्मी रिक्रूटमेंट देख रहे हैं आप, कि यहां से आप देखें कि एक ओशन ऑफ ह्यूमंस आप देखते हैं इस पिक में। ये पिक एक रिक्रूटमेंट रैली की पिक है, जिसके लिए हम देखते हैं कि तकरीबन 50 से 60 रिक्रूटमेंट कांस्टेबल्स के लिए 22,000 लोग उमड़ के आ गए। और ये रंगरेट की एक पिक है जहां पर इनका सब, ये जो यूथ है, दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 22। इन सब की चाहत है कि हमें एक नौकरी मिल जाए, एक कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए। और आप देखते हैं कि इस जो एक तूफान है इंसानों का, इस तूफान से आप किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बदकिस्मती से ऐसी प्रोसेस जब भी होती हैं तो एक लाठी चार्ज की मदद से या एक खास तरीके की मदद से इन लोगों को उस जगह से भगा दिया जाता है कि भाई हमारे पास अब तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं, हमारे पास मत आइए इस तरह से उमड़ के कि हम आपको कंट्रोल ना कर सकें। ये उस थ्योरी का जो मैं आपसे बता रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से एक बहुत ही बड़ा एक कर्ज बन चुका है, उसका एक एविडेंस है आपके पास। मेरे पास कुछ और फैक्ट्स हैं। 2018 में तकरीबन 170 कैंडिडेट्स ने एक टीचर पोस्ट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंपीट किया। एक टेस्ट किया गया जिसमें टीचर्स को अपॉइंट करना था, तो एक पोस्ट के लिए 170 लोगों ने कंपीट किया। जो एसएसआरबी है, जो इस वक्त एक रिक्रूटिंग एजेंसी है फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट्स, उसमें यह देखा गया कि 1.6 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई 1500 अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए। यह 2020 की बात है, जो बीता साल है उसकी बात है कि 1500 पोस्ट्स के लिए 1,60,000 पीपल अप्लाइड। तो आप फिर वही रेशियो देखेंगे, यही रेशियो आपको मिलेगा, एक पोस्ट के लिए 200 से 300 लोग तकरीबन कंपीट कर रहे हैं। एसएसआरबी पोस्ट विच वर अबाउट 7.5 लाख एप्लीकेशंस फॉर 8,000 पोस्ट ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉइज। और यहां सानिया यह है कि लोग अच्छी अच्छी तालीम हासिल करके एक क्लास 4 एम्प्लॉय की जॉब के लिए रिक्रूट होना चाहते हैं। बाद में इसमें एक सीक्वल ऑफ लेक्चर्स चलेगा, जिस सीक्वल ऑफ लेक्चर्स में आपको एक एक करियर के बारे में स्पेसिफिकली बताया जाएगा, और आपकी जो चाहत होगी उस करियर की, जिस करियर को आप पाना चाहते हैं, उसमें आपको भरपूर मदद की जाएगी कि आपको वो करियर कैसे हासिल करना है, किस स्टेज पर आपको तैयारी करनी है, किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे आपको शुरुआत करनी है। और साथ ही साथ आपको एक मेंटोरिंग का भी मौका दिया जाएगा कि जो लोग उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ऑलरेडी कुछ कामयाबी हासिल कर चुके हैं, आप उनसे किस तरह से एक फायदा उठा सकते हैं, उनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनसे आप किस तरह से अपने बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। इस सिनेरियो को मैं तकरीबन एक मॉडल पर एंड करना चाहूंगा कि जो हमारे पास एक डेवलपमेंट मॉडल जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है, वो इन स्टेजेस से एक करियर जो डिजाइन आप करना चाहते हैं आपके लिए, उस करियर प्रोसेस में इन स्टेप से आपको गुजरना होगा।
सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट हम साइकोमेट्रिक टेस्ट से करते हैं। एक इंसान सबसे बेहतरीन खुद का समझने वाला है कि उसकी चाहत क्या है। हम आपको फैसिलिटेट करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। उसमें मैं अपनी सर्विसेज भी देना चाहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आप में किस तरह की कॉम्पिटेंसीज हैं, आप में जो पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह के करियर को सूट करती है, तो काफी साइंटिफिक वर्क्स हैं। देयर इज ए strong inventory on this, and there is hexagon of codes, जिस कोड्स की मदद से हम पहले देखते हैं कि एक पर्सनैलिटी किस तरह के करियर के सूटेबल है। वहां पर हम सेल्फ असेसमेंट मांगते हैं अपने लिए कि भाई मैं किस तरह का जॉब कर सकता हूं, किस तरह का करियर मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर आप अपने पैशन को पूरा करें और उस पैशन को पूरा करते वक्त आपको एक करियर मिले, पैसा भी मिले, नथिंग बेटर कैन हैपन देन दैट। फिर उसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो होगा कि आप करियर अवेयरनेस, आपने सेल्फ असेसमेंट तो कर लिया, आपने देख लिया कि आप एक इंजीनियर बनने के लायक हैं, आप उसके बिफिटिंग हैं, तो उसके लिए आपको उसकी अवेयरनेस चाहिए कि इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता, कहां करना होता, कैसे करना होता। फिर उसके बाद कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज, जिन कोर कॉम्पिटेंसीज को हम पर्सनल डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, शायद कई बार वो एक क्यूरिकुलम का हिस्सा नहीं बन पाती हैं, लेकिन उसमें हम आपको मेंटोरिंग करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एथिकल मैनेजमेंट, देन हाउ टू थिंक पॉजिटिवली, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद एक गोल आप अपने लिए सेट करते हैं, आप एक प्रोफाइल बनाते हैं, एक कैलेंडर बनाते हैं अपनी लाइफ का, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, कि मुझे किस तरह से किस स्टेज से काम करना शुरू करना है, और साथ में कुछ स्किल्स जो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरत पड़ेगी। और इट एंड्स ऑन जॉब सर्चिंग। अगर आपने इन सब स्टेजेस को बखूबी टच किया है और इनको आपने इनकॉर्पोरेट किया है अपनी ट्रेनिंग और अपनी डेवलपमेंट में, मुझे लगता है कि ये जो लास्ट स्टेज है आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। और इसमें आपको जिस तरह का जॉब या जिस तरह का आपको ओपनिंग कहीं मिलेगी, तो आप इन स्टेजेस से गुजर चुके होंगे। और मैं समझता हूं कि कई बार आप देखेंगे कि शायद आपको एज अर्ली एज क्लास 9, क्लास 8 स्टार्ट करना होगा, ना कि आप पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मुझे किस तरह का जॉब करना चाहिए। फिर आप जब एक अपनी लाइफ लाइन पर देखते हैं कि मुझे तो फलानी स्टेज पर यह करना चाहिए था, उस स्टेज पर मुझे वो चीज करनी चाहिए थी, तो ऐसी चीज का मौका नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत ही स्ट्रांगली कॉम्पिटिटिव बन चुकी है। और आपके लिए कोई इंतजार नहीं होगा कि भाई आप पहले कॉम्पिटेंट बने फिर हम आपके लिए जॉब क्रिएट करेंगे। एक जमाना था, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आप एक जगह छोड़ते हैं, वहां पर 10 लोग उस जगह को भरने के लिए आ जाते हैं। उसके लिए आपको शुरू से ही एक ताकुब करना होगा उस जगह का कि मुझे आज के 5 साल के बाद अगर आईएएस करना है या केएस करना है, आज से मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा, उसका ताकुब करना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो इन सब स्टेजेस पर आपके साथ अलग अलग बात होगी और एक स्पेसिफिक टॉक्स होंगी इन सब स्टेजेस पर। फिलहाल इस प्रोसेस के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, और organizers who organize the series of lectures, I wish them all the best and I thank them personally for making this to happen in this part of the country. And I advise all of you to be a part of this movement and help yourself. By helping yourself, you are helping your community and you are shaping this civilization. Thank you.